नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोगों को पता है कि हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स 2026 के लिए लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और हम हर दिन 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपको ये भी पता है, जो भी बच्चे रेगुलरली क्लासेस ले रहे हैं, कि हम सिंपली सिर्फ 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड है तो उससे स्टैटिक के पोर्शन को कवर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप सिंपली सिर्फ क्वेश्चंस को देख के आगे बढ़ रहे हैं तो आप पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनका, है ना। और साथ ही साथ कुछ सेम ट्रिक्स देखते हैं। सेम ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। ठीक है। यूपीएससी की लैंग्वेज को अगर आप समझ गए तो आपको, आपने देखा भी होगा, आपने ये मतलब कि एक्सपीरियंस भी किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिन्हें आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। एंड उससे क्या होगा कि आप अपने आंसर तक आसानी से पहुंचेंगे। ये क्लासेस आपको मंडे टू फ्राइडे देखने को मिलती है, ठीक है। एंड दोपहर 2:05 पर ये लेक्चर अपलोड हो जाता है। बाकी अब देखिए जरा, अभी तक हमने क्या किया है। अभी तक हमने 2014 से स्टार्ट किया था एंड 2020 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या करेंगे, जो 2021 का पेपर है जो हमने स्टार्ट किया था कुछ क्लासेस पहले, वो आज एंड हो जाएगा, क्योंकि आज है डे नंबर 67, जहां पर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 2021 के जो क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में हो चुके हैं, मतलब कि आज की क्लास के बाद 2014 से लेके 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर्स हम खत्म कर चुके होंगे। अब सिर्फ हमारे पास बचेगा 2022, 2023, 2024 एंड 2025। वो भी आपको अगले अराउंड 25 to 30 डेज में खत्म होते हुए दिख जाएगा, मतलब कि मिड फेब तक आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी जो हमने बहुत पहले स्टार्ट करी थी, है ना। चलिए अब डायरेक्टली अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर मेरी स्पीड आप लोगों को स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना, ठीक है। जिसने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया उसे बता देता हूँ, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस हम रोज करते हैं, बट आपको पता है कि जब लास्ट 10 क्वेश्चन बचे होते हैं तो फिर हम सिर्फ वही सॉल्व करते हैं। अब देखिए जरा, एक चीज आप याद रखना कि 10 क्वेश्चन है, 10 में से आपके कितने करेक्ट है आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। चाहे 2 करेक्ट हो, 4 करेक्ट हो, 5 करेक्ट हो, 10 के 10 करेक्ट हो, पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप जो आपके कितने क्वेश्चन हैं वो ठीक हुए, ठीक है। अब देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है किससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, वेल्थ एक्यूमुलेट करना किस, इनमें से कौन से जो राइट मतलब कि ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसको वायलेट करता है ना। अब मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूँ, आप सोच लो, समझ लो, उसके बाद मुझे आंसर बताओ, ठीक है। फिर मैं आपको राइट एक्सप्लेनेशन और राइट आंसर बताता हूँ। यू हैव 10 सेकेंड्स। चलिए देखिए जरा, होता क्या है कि आपको पता है राइट टू इक्वालिटी आपने पूरा पढ़ा होगा, है ना। बट राइट टू फ्रीडम भी आपने पढ़ा होगा। फ्रीडम का वेल्थ से कोई रिलेशन नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, हाँ, इसका कहीं ना कहीं जो है रिलेशन हो सकता है, बट इधर ये बोला है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कॉन्सेप्ट की बात नहीं करी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए, वहां कहाँ लिखा है ऐसा। तो ऐसा लिखा गया है आर्टिकल नंबर 39C में, ठीक है। इस 39, ये जो 39C है, ये कौन से आपको पार्ट में देखने को मिलेगा, ये दिखेगा आपको डीपीएसपी में। ये आर्टिकल है क्या, इसे हम देख लेते हैं एक बार, है ना। क्योंकि अगर हमने ये देख लिया कि डीपीएसपी में आ गया, हमारा काम यही खत्म नहीं होता। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपसे आर्टिकल 39C के बारे में पूछ ले,
ठीक है। अगर उसे इंट्रोड्यूस कर दिया किसी भी चीज को तो वो डायरेक्ट और सेम टू सेम तो लिख के नहीं देंगे आपको, है ना, एसएससी का पेपर थोड़ी है। आपको वो क्या करेंगे, आपको घुमा फिरा कर सेम चीज किसी ना किसी ऑप्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। जैसे कि आर्टिकल नंबर 39C क्या बात करता है, गाइड करता है दैट द गवर्नमेंट टू एंश्योर इकोनॉमिक सिस्टम डजंट लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कि ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम ना बने जिससे ऐसा हो जाए कि कुछ ही लोगों के पास सारी वेल्थ हो जाए और बाकी सारे पॉवर्टी की तरफ गिरते चले जाएं। लेकिन ये डीपीएसपी है और आपको ऐसा दिखता होगा अब कि ऐसा हो भी रहा है, ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास ही ऑलमोस्ट 60% वेल्थ है। ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि एक जो मतलब कि इस तरीके से सिस्टम बन गया कि जिसके पास वेल्थ है वो हर एक रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट कर पा रहा है, हर एक रिसोर्स को जो है यूज कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसके पास और वेल्थ एक्यूमुलेट होती जा रही है। और इसी के अगेंस्ट जो है वो 39C है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना है। ठीक है। क्यों ऐसा बोला गया, ताकि ये जो मोनोपोलीज है और इसको खत्म किया जा सके, है ना, और सोशल जस्टिस जो है उसे प्रमोट किया जा सके। ये हमारा पूरा आर्टिकल 39C का कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसको याद रखना। अब देखिए जरा, आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, ज्यादा देर की क्लास नहीं होगी, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चन है और एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन है जो आपको गलत करने ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में, जैसे 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे जो आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे कि भाई ये तो कभी देखा भी नहीं है। ठीक है। हो सकता है वो करंट अफेयर्स के हो सकता है कि वो स्टैटिक के हो, ठीक है, बट करंट अफेयर्स के होने के ज्यादा चांसेस हैं। लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा भाई ये तो गलत नहीं करना, क्योंकि अगर आपने वो गलत कर दिया ना, अपने स्टैटिक का पोर्शन गलत कर दिया, तो फिर आप वैसे ही रेस से बाहर हो गए। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ अब प्रीलिम्स ज्यादा दूर नहीं है, आपको अपना 70% टाइम स्टैटिक और कोर सब्जेक्ट की तरफ देना है और 30% टाइम ही आप करंट अफेयर्स को दीजिएगा। ठीक है। कोई किसी बुकलेट को पढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, उस बुकलेट को पढ़िए। ठीक है, जो मंथली मैगजीन होती है उसे पढ़िए, जो करना है आपको करिए। ठीक है, जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, बाकी आप लास्ट में आके जो मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ 100 क्वेश्चन मंथ के, वो आप कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना रिटेन कर पा रहे हो। ठीक है। अगर किसी के पास मंथली मैगजीन पढ़ने का टाइम नहीं है तो मैं सेशन अपलोड करता हूँ मंथली करंट अफेयर्स के, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जरा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। ठीक है, हमें बताना है राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसकी क्या पोजीशन है। आपको पता है पहले ये फंडामेंटल राइट था, बट फिर फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, फिर इसे आर्टिकल 300A में डाला गया। अब क्वेश्चन ये है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या सिर्फ सिटीजन को मिल सकता है, क्या किसी भी पर्सन को मिल सकता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो बोल दिया कि नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल लीगल राइट, ऐसा तो नहीं है, हमें पता है कि ये क्या है, ये एक लीगल राइट है, ये तो हमें पता है, चलो। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 300A में। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट से हटाया गया, रिमूव किया गया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ रिमूव्ड फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख देता हूँ रिमूव्ड FR फंडामेंटल राइट्स, कौन से अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट। कब आया था ये अमेंडमेंट, 1978 में। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड पता होनी चाहिए। अब हमें पता है लीगल राइट है, पर क्या ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है या फिर किसी भी पर्सन के लिए, मतलब कोई फॉरेन पर्सनल आके भी जमीन खरीद सकता है, तो ये सच्चाई है कि लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन, सिर्फ पर्सन लिखा हुआ है वहां पे, सिटीजन नहीं लिखा हुआ है, मतलब कोई अगर फॉरेन मतलब कि फॉरेनर है वो भी आकर यहाँ पे लैंड को खरीद सकता है, इससे हमें ये समझ में आता है। ठीक है, सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है। अब ये चीज कब समझ आती है आपको, जब आप एक्ट को पढ़ते, राइट टू प्रॉपर्टी को पढ़ते। इसलिए मैं कह रहा हूँ जब भी आप किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, अपने दिमाग में क्वेश्चन लाइए कि यूपीएससी यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और इस सीरीज का भी यही काम है कि आप लोगों को ये बताना कि आपको किस लेवल तक का सोचना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट है, ये जो आर्टिकल नंबर 300A में प्रोटेक्टेड है। प्लीज इसे याद रखना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट का मतलब है कि जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है और इसका जो नेचर है वो कैसा है, ये एक लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, आर्टिकल नंबर 300A में है और एक्ट यूज करता है पर्सन वर्ड, ना कि सिटीजन। तो इस चीज को याद रखना, इसलिए हम बोल सकते हैं कि नॉन सिटीजन्स भी यहाँ पर आके जमीन खरीद सकते हैं। ओके, बाकी सारी चीजें जो है मैं आपको समझा चुका हूं, आगे बढ़ते हैं। अब इधर आइए, what was the exact constitutional status of India on 26th Jan 1950? ठीक है, 10 सेकंड्स दे रहा हूँ, सोच लो, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। इसमें से दो वर्ड्स थे, चलो एक हिंट दे देता हूँ, दो वर्ड्स थे जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड करे गए थे। उससे पहले आपको प्रियम्बल में मेनली तीन ही वर्ड देखने को मिलेंगे, अब वो कौन से हैं ये आपको देखना है। आपके पास है 10 सेकेंड्स, 15 तो नहीं, छोटा क्वेश्चन है, 10 सेकेंड्स, चलिए। चलिए, देखो होता क्या है, जब 26 जैन 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है तो उसमें सिर्फ तीन चीजों की बात करी जाती है। किसकी? कि हम सोवर्जियन रहेंगे। सोवर्जियन का मतलब क्या है? कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे घरेलू मुद्दे, घरेलू का मतलब कंट्री लेवल पे मैं बोल रहा हूँ, हमारे घरेलू मुद्दों को जैसे हम कहते हैं मैनूवर नहीं करेगी, मतलब कि उनके हिसाब से हम नहीं चलेंगे। जो भी हमारे यहाँ पर मतलब कि ठीक लगेगा कि हमारे मतलब कि जैसे अभी आप देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ। जो यूएस था, हमारी जो मिल्क इंडस्ट्री है, मिल्क सेक्टर है, उसमें ट्रेड करना चाह रहा था, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर ओन, मतलब समझ लो कि फॉर आर ओन नीड। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मिल्क सेक्टर है वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है, तो उसमें यूएस ने बहुत प्रेशर बनाने की कोशिश करी, है ना, मतलब कि एक ये भी रीज़न था। लेकिन हमने क्या किया, वो हम सोवर्जियन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे क्योंकि वो मतलब कि हमारे लिए वो देश के लिए ठीक है। ठीक है, इस वजह से हमने क्या किया, हमने यूएस को मना किया उस डील के लिए। तो हम ऐसा कब कर सकते हैं कि हम इतने पावरफुल देश को मना कर पा रहे हैं? जब हम सोवर्जियन हो। ठीक है, मतलब कि जब हमारे घरेलू मुद्दों को कोई इन्फ्लुएंस ना करे बाहर का आदमी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हम सोवर्जियन है। डेमोक्रेटिक तो आपको पता है कि जहां जिस देश में डेमोक्रेसी है। रिपब्लिक, जिसका हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, उसे हम रिपब्लिक बोलते हैं। हेड ऑफ द स्टेट जो है अगर वो इलेक्टेड है तो उसे हम रिपब्लिक बोलते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें मेंशन थी उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में। बट द थिंग वॉज, दो वर्ड जो कि सेक्युलर है एंड सोशलिस्ट है, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया को नहीं शो करता था। दो वर्ड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। ये जो दो वर्ड है ये ऐड करे गए थे 42nd अमेंडमेंट। ये 42nd अमेंडमेंट कब आया था? 1976 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने वैसे लिख दिया कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो है वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था 1976 में। ठीक है, बट मैंने वो चीज़ें बता दी है, बस मैं इसलिए लिख देता हूँ ताकि बाद में आपके पास एक टेक्स्ट रहे जब आपको ये पीडीएफ मिले। अब देखिए, बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट होती है। मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत लल्लू क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन आपसे पूछे गए यहाँ पे। एक चीज बोलता हूँ मैं, देखो आपको एक राइट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं वो राइट इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ कि देखो, आप कितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के एग्जाम पेपर्स को, मॉक टेस्ट को दे देना, बट उनको सिर्फ आप इसलिए देना कि क्या आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, या आप टाइमली पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे।
देखो, अगर आपको लेवल चेक करना है कि यूपीएससी का लेवल क्या है, क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है, तो प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही रिलाई करना। कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत हार्ड पेपर बनाते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए पेपर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यूपीएससी का मोटिव अलग होता है ना। तो आपको जब भी ये देखना है कि हाँ क्या लेवल है, किस लेवल तक की मुझे तैयारी करनी है, क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा तो नहीं पढ़ रहा, क्या मैं बहुत एक्स्ट्रा चीजें तो कवर नहीं कर रहा, क्या मैं मतलब कि उन रिसोर्सेस पे तो नहीं जा रहा जिनका कोई ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। हमेशा याद रखना कि आपका इनपुट उतना ही होना चाहिए जितना आपको आउटपुट मिले। आउटपुट कितना मिलेगा उसे चेक करने के लिए आपको वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आना है। बहुत सारे बच्चे पहले 2 साल अपनी प्रिपरेशन के खराब कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे रिलाई करके कि अगर यहाँ पे मैं अच्छा कर पा रहा हूँ तो वहां पे भी अच्छा करूंगा। देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, यूपीएससी का जो लेवल है वो डिफरेंट है, और आपका जो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट होते हैं उनका लेवल बहुत हार्ड होता है, ठीक है। तो आप ऐसे मत करना कि बहुत हार्ड चीजें लर्न करते करते बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाओ, ठीक है। तो बस मेरी यही रिकमेंडेशन रहेगी कि सच्चाई देखनी हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाओ, प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट दे दो। बट प्लीज ये मत सोचना कि उनका लेवल जो है वही यहाँ पे मिलेगा आपको। प्लीज बेसिक्स को मत भूलना, कोर सब्जेक्ट्स पे काम करो। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब है ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर जो है वो लिमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बोलते हैं। वो अपनी पावर का एक्सेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनकी पावर को डिफाइन किया हुआ है। यही आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिलेगा, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा, इसमें यहाँ पे कि अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर, ये क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब लेकिन आपने एक चीज सोची होगी, यही लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट लिमिटेड गवर्नमेंट पिछले 3 साल के पेपर में हमें दिखता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बोल रहा हूँ चीजें रिपीट होती है, सेम नहीं होगी, मैं फिर से बोल रहा हूँ सेम नहीं होगी, बट हाँ चीजें घुमा फिरा कर सेम पूछी जाती हैं। इस बात को याद रखना, इसलिए प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सिंपल सा मतलब जो मैंने आपको समझाया, मैं सिर्फ देशी देसी भाषा में आपको बता देता हूँ ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे। इंग्लिश डेफिनेशन पढ़नी है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अब ये प्योर करंट अफेयर्स क्वेश्चन है, प्योर करंट अफेयर्स। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पता है कि हम कहाँ पे कवर कर रहे हैं, हम कवर करते हैं अपने करंट अफेयर के मंथली सेशन में, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दो टाइप की करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलती है इस चैनल पर। एक मिलती है आपको डेली बेसिस पे, जिसपे मैं रोज एक टॉपिक आपको करवाता हूँ, चाहे वो प्रीलिम्स का टॉपिक हो चाहे वो मेंस का टॉपिक हो, मैं आपको पूरी शिद्दत के साथ वो पूरा टॉपिक समझाता हूँ। पर एक है मंथली करंट अफेयर जो प्योरली 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 प्रीलिम्स के लिए है, ठीक है। तो आप उसे देख सकते हैं। अब देखो, हल्बी, हो, कुई, ये तीनों क्या है, ये तीनों एक्चुअल में ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। ये क्या है, ये एक्चुअल में ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। अब क्या ये याद हो सकता है अगर आपने करंट अफेयर्स ना पढ़ी हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ें। ऐसा मत करिए कि सिर्फ आपने पॉलिटी के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देख लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के देख लिए, बस जी चले गए, नहीं। उतना ही इम्पोर्टेंट साइंस एंड टेक है, उतना ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट है, उतने ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस के हैं, उतने ही आपके बाकी कोई भी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन उतने ही इम्पोर्टेंट है। आप हर एक मतलब कि सब्जेक्ट को प्लीज इक्वल महत्व दीजिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार वो चीज नहीं छोड़नी चाहिए थी, ठीक है। अब बस आप क्या कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन से आप कुछ नहीं लेके जा सकते। मैंने बोला आज का पेपर बहुत इजी है, आज के पेपर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाँ समझने वाले क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है। और लास्ट के 5 क्वेश्चन तो आपको दिमाग ही घुमा देंगे कि इन्होंने अवार्ड से कहाँ से क्वेश्चन बना दिए, आज तक तो हमने अवार्ड के क्वेश्चन देखे ही नहीं थे, ठीक है। तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। ये आपको हल्बी जो है वो हल्बा ट्राइब है, उसकी लैंग्वेज है, एक इंडो आर्यन ट्राइब है वो, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप जान सकते हैं कि ये जो हल्बी है ये कौन बोलता है। ऐसी हो जो है वो किसकी लैंग्वेज है, ये एक मुंडा लैंग्वेज है ना। मुंडा कम्युनिटी आपको पता है, मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी। उसके बाद
कुई जो है वो किसकी लैंग्वेज है, ये कोंध ट्राइब की जो है वो लैंग्वेज है। तो आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि पेयर में ये क्वेश्चन पूछ ले कि हल्बा ट्राइब की क्या लैंग्वेज है, जो मुंडा ट्राइब है उसकी क्या लैंग्वेज है, वो पीपल जो है उनकी क्या लैंग्वेज है, जो कोंध ट्राइब है उसकी क्या लैंग्वेज है ना। ये प्लीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से आपको ना क्वेश्चन नंबर 100 तक, 96 से 100 तक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बट ये वैसी करंट अफेयर नहीं है, यहाँ अवार्ड से क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, हम अपना दिमाग लगाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन्होंने कोई स्टेटमेंट, जो मैं यूपीएससी की लैंग्वेज वाली बात कर रहा था, पहले 5 क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड थे, प्योर नॉलेज बेस्ड, बट लास्ट के 5 क्वेश्चंस में आप वो यूपीएससी की अपनी जो मैंने आपको सेन ट्रिक्स बताई है, सेन यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के जो एलिमिनेशन मेथड है उसको यूज करना सिखाया, आप वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको 15 सेकंड दे रहा हूँ। ये भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड से रिलेटेड स्टेटमेंट है, आप देखिए क्या सही है क्या गलत है, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलिए, अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस पे लिखा हुआ है नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो जैसे जैसे ऑप्शंस मुझे देखने को मिल रहे हैं, मुझे इतना पता चल गया कि मिनिमम 2 तो करेक्ट हैं ही और मैक्सिमम 3 इनकरेक्ट है। मतलब कि मुझे ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ या तो एक ही स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है या तो कोई भी करेक्ट नहीं होगी, है ना। तो अब मैं क्या कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सही स्टेटमेंट ढूंढूं, गलत तो चलो छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है कि एक ही स्टेटमेंट सही हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम एक भी सही नहीं होगी। ठीक है, अब देखो जरा, बोला गया भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स आर द टाइटल्स अंडर द 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मेरे को नहीं लगता, क्यों, मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़े, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे सोचोगे। आप वहां पे बैठे, आपने सोचा यार मैंने 18(1) आर्टिकल 18 तो पढ़ा है जो कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल से रिलेटेड है। ठीक है, अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल में भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड्स क्यों आएंगे। आपको पता है कि ऐसे बोला जाता है पद्मा अवॉर्डी और फिर आगे उसका नाम, है ना, और बोला जाता है भारत रत्ना अवॉर्डी और उसका नाम। अब क्या है कि एक बात सोचो कि अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट ऐसे जो मतलब टाइटल्स हैं वो निकालती ही क्यों, अगर उन्हें इसे आर्टिकल नंबर 18(1) में डालना होता तो। ठीक है, तो अब क्या है कि इन्होंने बोला भारत रत्न पद्मा अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर, ऐसा नहीं है, ये उसके अंडर मेंशन्ड नहीं है, यही आपको याद रखना था। तो ये क्या हो गया, ये तो हमारा गलत हो गया। मतलब ये मैंने अपनी बेसिक सेंस लगाई और समझने की कोशिश करी। फिर बोला पद्मा अवार्ड जो है विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अब क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे क्या आया, मेरे को इतनी बात समझ आई कि इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों, क्योंकि यार देखो यहाँ पे एक तो ईयर दिया जो मुझे ईयर कंफर्म नहीं है, और मैं ये भी सोच रहा था कि यूपीएससी मुझसे क्या ये एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ईयर याद हो। ठीक है, बट फिर चलो कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने देखा कि वर सस्पेंडेड ओनली वंस, वर सस्पेंडेड ओनली वंस। अब हो सकता है यार एक से ज्यादा सस्पेंड हो, तो मैं इसको नहीं समझ सकता, मैंने इसको छोड़ दिया। The number of Bharat Ratna awards is restricted to a maximum of 5 in a particular year। ये मेरी बेसिक नॉलेज से मुझे पता है कि ये 5 तो नहीं होता है, ये 5 तो नहीं होता है ना। लेकिन मुझे ये भी प्रॉब्लम थी कि क्या मैंने ही गलत पढ़ा है या नहीं पढ़ा, उस टाइम पर ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसे करना बहुत मुश्किल है अगर आपने अवार्ड्स नहीं पढ़े, क्योंकि आप अवार्ड्स भी पढ़ते तो आप ये पढ़ते कि ये अवार्ड किसको मिला, किसको, उस पर्टिकुलर अवार्ड के बारे में कि ये अवार्ड क्या है क्या नहीं है, करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन वो था जो मैंने आपको बोला है कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसका आपको हवा भी नहीं लगेगी, ये उनमें से क्वेश्चन था। ठीक है, तो मेरे को समझ में आया, मैं एक ही स्टेटमेंट जो है इसमें एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। ठीक है,
अब क्या था, अगर एक ही स्टेटमेंट एलिमिनेट कर पा रहा हूँ वो भी फर्स्ट वाली, तो मुझे पता चल गया कि इन तीनों में से ऑप्शन है। अब वो आपका सही है, आपको इसमें जाना है या नहीं जाना, बट अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ क्या सही है क्या गलत है। देखो हुआ क्या, एक केस हुआ बालाजी राघवन एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस 1996। इसमें यह बोला गया कि भारत रत्न एंड पद्मा अवार्ड जो है उन्हें आर्टिकल नंबर 18A में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि आपको ये याद रखना है कि 18, आर्टिकल नंबर 18 में क्या क्या आता है। आर्टिकल नंबर 18 में आता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात करी गई है, जिसमें से ये बोला गया है स्टेट कैन नॉट कन्फर टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। यही एक्सेप्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनाते हैं। जब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं प्लीज उसमें एक्सेप्शन पढ़िए। इसमें बोला गया है कि मिलिट्री और एकेडमिक जो है वो टाइटल्स कोई भी लगा सकता है, पर बाकी कोई टाइटल नहीं लगा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा है पहले जो गवर्नर्स हुआ करते थे वो अपने आगे क्या लगाते थे, लॉर्ड, है ना, सर, ये सारे वो वर्ड लगाते थे, ये सारे वर्ड आप नहीं लगा सकते। ठीक है, उसके बाद अब बाकी आर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आर्टिकल नंबर 18 से, तो वो भी आप पढ़ लो। बोला गया है सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट टाइटल्स फ्रॉम फॉरेन स्टेट, मतलब आप बाहर गए और आपको कोई टाइटल दे दिया गया, अब आप उसे इंडिया में यूज नहीं कर सकते, आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, पहली बात तो। ठीक है, फिर अगर आपको करना भी है तो आपको पहले प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। ठीक है, नॉन सिटीजन्स इन द स्टेट ऑफिस नीड प्रेसिडेंट्स कंसेंट फॉर फॉरेन टाइटल्स, ये याद रखना है। नॉन सिटीजन्स की यहाँ पे बात करी गई है, सिटीजन्स की बात नहीं करी गई है। तो नॉन सिटीजन जो है उनको प्रेसिडेंट का कंसेंट चाहिए अगर वो फॉरेन टाइटल्स इंडिया के स्टेट ऑफिस में आके यूज करना चाहते हैं। तो स्टेट ऑफिस होल्डर्स नीड प्रेसिडेंट कंसेंट फॉर फॉरेन एमोल्यूमेंट्स या ऑफिसेस। ठीक है, ये तो बहुत ही लाजमी बात है। ये चार चीजें आपको किसमें दे रखी है, आर्टिकल नंबर 18 में। प्लीज इस बात को याद रखना। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत थी, क्योंकि 1977 से 1980 तक इसे सस्पेंड किया गया था पद्म अवार्ड्स को, एंड 1992 से 1995 तक। तो जो मेरा डाउट था ना कि यहाँ पर ओनली वंस लिखा है, वो एकदम करेक्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उन्हें क्या करना था, अगर उन्हें ठीक करना था वो यहाँ तक करते। ठीक है, वो बोलते कि ये अवार्ड इस साल में आया था, बट फिर उन्होंने एक और चीज एक्स्ट्रा ऐड करी और इसे सस्पेंड किया गया ओनली वंस। तो मुझे आ गया था वैसे तो कि जब एक बार और चीजों को आगे और ज्यादा समझाएं तो समझ लो बेटा उसमें कोई झोल है। ठीक है, उसके बाद लेकिन थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा सा मतलब कि वो था कि यार ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो याद रखना है सिर्फ 3 बार जो है पर्टिकुलर ईयर में भारत रत्न अवार्ड को क्या किया जाता है, दिया जाता है। ठीक है, अब क्या है कि ये आप नॉलेज से पता कर सकते थे, बट बाकी दोनों स्टेटमेंट सिर्फ आप सिर्फ किससे कर सकते थे, अपनी अपने एप्टीट्यूड से। ठीक है, बट वही मैं कहूंगा कि क्वेश्चन हार्ड था, अगर नहीं भी हुआ आपसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो जरा, अब ये क्वेश्चन था जो आप अपने एप्टीट्यूड से इजीली कर सकते हो। जो मैंने आपको चीजें बताई है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपने पढ़ा है, यूपीएससी की लैंग्वेज को समझा है, उससे ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये चीजें आप क्या है ना, आप पढ़ते नहीं है डेली बेसिस पे। ठीक है, ये चीजें आप नहीं पढ़ सकते डेली बेसिस पे, ये आप एप्टीट्यूड से ही कर सकते हो। ठीक है, 15 सेकेंड से सोच लो, फिर हम देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये बोला गया है यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड द आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बट द थिंग इज, मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताया गया हो, है ना, आप समझ जाओ कुछ ना कुछ झोल है, इनमें से एक भी इनकरेक्ट हो सकती है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे हुआ भी, जो हमने प्रीवियस ईयर में देखा था वही सच्चाई यहाँ पर भी फिर से हुई है कि ये UNCDF नहीं था, ये FAO था, ये FAO था। ठीक है, जिसने और आर्बर डे फाउंडेशन ने हैदराबाद को ऐसा रिकॉग्नाइज किया था।
उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही सिंपल है, जब हैदराबाद को रिकॉग्नाइज किया ही गया था तो वही बात हो गई कि हैदराबाद वाज सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन फॉर द ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन द अर्बन फॉरेस्ट। ऐसी स्टेटमेंट जो थोड़ा बहुत समझाती है वो तो वैसे ही ठीक होती है, आपको पता है। बस कैच यही था कि मैंने आपको बताया था जब भी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी है वो उसमें गड़बड़ी कर ही रहे हैं, 2014 से कर रहे हैं अब तक। ठीक है, तो हमें उस एप्टीट्यूड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए UNCDF के बारे में थोड़ा सा लिख दिया है, क्योंकि होता क्या है कि ना कई बार वो किसी टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिर उसे गलत करते हैं और अगले साल उसी से क्वेश्चन बना देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए कि UNCFD जो है वो करती क्या है। ये एक फंड है, ये एक स्पेशलाइज्ड फंड है यूएन का, जो किसके लिए है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए दिया जाता है। ये किस लिए दिया जाता है, ताकि उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाए, ग्रांट्स दी जाए और फाइनेंस जो है उन्हें प्रोवाइड किया जाए, ताकि वो क्या करे, अपने देश में पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाए, अपनी लोकल इकोनॉमीज में फोकस कर पाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर पाए, एक तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अपने आप को, प्लस अपनी जो देश की जनता है उसे अपने फाइनेंशियल सिस्टम में, फिर क्लाइमेट एक्शन के अगेंस्ट काम कर पाए, डिजिटली ट्रांसफॉर्म हो पाए। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे काम वो कर पाए। मतलब आपको एक जो कैच है वहां पे ये है कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को ये दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बोला था आज के क्वेश्चन इतने वैसे नहीं है, ठीक है, लल्लू पल्लू क्वेश्चन से हैं, बट लास्ट के 5 क्वेश्चंस अवार्ड से पूछ लिए हैं तो भाई कुछ नहीं किया जा सकता, मुझे पता है कोई अवार्ड नहीं पड़ता आप में से। अब देखो जरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड विच वाज इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 2000। अब ये भी आप जो है ये आप एप्टीट्यूड से कर सकते हो, क्यों, बस इतना याद रखना, यहाँ पे पूछा करेक्ट कौन सा है, मतलब कि मैक्स टू मैक्स एक ही गलत हो सकता है, या तो एक भी गलत नहीं होगा या तो मैक्स टू मैक्स एक गलत हो सकता है। प्लीज लैंग्वेज को समझना जो मैंने आपको आज तक समझाया है पिछली 66 क्लासेस में, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। यू हैव 15 सेकेंड्स। चलिए, अब देखो इसमें क्या था ना, बड़ा ही सिंपल कैच था। देखो, पहली स्टेटमेंट आप पढ़ोगे कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स जो है वो फर्स्ट विनर थे इस अवार्ड के। अब नहीं पता है भाई कौन फर्स्ट था कौन सेकंड था, कैसे याद रहेगा, नहीं पता। चलो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द अवार्ड वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय फार्मूला वन प्लेयर सो फार। जब मुझे पता चला इन्होंने ना क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा इनफॉर्मल होने की कोशिश करी हमारे साथ, मुझे समझ में आ गया था ये स्टेटमेंट गलत होनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे ये बात भी समझ आई, यहाँ पर गोल्फर की बात करी है, यहाँ पर रॉजर फेडरर की बात करिए जो एक टेनिस प्लेयर है, और इसमें लिखा है कि उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये अवार्ड मिला है। अगर उन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मिला है, यहाँ पे गोल्फर है, यहाँ पर एक टेनिस प्लेयर है, भाई फार्मूला वन के प्लेयर को कैसे मिल जाएगा फिर सबसे ज्यादा टाइम ये अवार्ड। मेरे दिमाग में ये आया, फिर मेरे दिमाग में ये आया कि भाई इन्होंने इतना इनफॉर्मली क्यों बोला। इन्होंने इतना इनफॉर्मली इसलिए बोला क्योंकि आपको भी चैट करते हुए ऐसी भाषा यूज करने की आदत है, और उनको पता है कि हम ऐसी ही थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखेंगे तो उनको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और मैंने आपको ये चीज पहले के पेपर में भी बताई है, बहुत बार तो ये नहीं आई ये चीज, बट मैंने एक दो बार ये पहले आई थी प्रीवियस ईयर पेपर में, तब मैंने आपको बताया था जब भी ये आपके साथ इनफॉर्मल होने की जरूर मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि कोशिश करें, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं झोल है। तो ये बात एकदम गलत थी कि फॉर्मूला वन के जो मतलब कि लोग हैं उनको ये अवार्ड सबसे ज्यादा टाइम्स मिला है, मोस्टली मिला है मतलब। ठीक है, ये गलत है, एक स्टेटमेंट गलत हुई। बाकियों के बारे में मुझे पता हो ना पता हो डजंट मैटर, इस तरीके से ही यहाँ पर ऑप्शंस फॉर्म करे गए थे कि मुझे पता था मैक्सिमम एक ही गलत हो सकता है भाई, बस पहुंच गए अपने आंसर तक। मैं इसलिए कहता हूँ ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है।
अब आप बोलेंगे कि अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओनली वन इनकरेक्ट, ओनली टू इनकरेक्ट, ओनली टू करेक्ट, ओनली वन करेक्ट, है ना। बट एक बात सोचो, आपके लिए अगर वो चीज हार्ड है तो बाकियों के लिए भी तो है, उनके पास भी वही सेम ऑप्शंस है। और क्या गारंटी है कि अगले साल फिर से ऐसे ऑप्शंस ना आ जाए। आपको पता है कि यूपीएससी कितना अनप्रिडिक्टेबल है। आप जब जिस चीज की तैयारी करोगे वो उसका उल्टा कर देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, हम जो देख सकते हैं, हम पहले उतना तो करें। आगे आकर 2026 के पेपर में वो किस तरीके का पेपर बनाएंगे हमें नहीं पता। तो आपके लिए न्यू होगा तो सबके लिए न्यू होगा। तो इसमें इतनी टेंशन लेके और परेशान होने की क्या बात है, समझे। आगे बढ़ते। अब फिर से देखो, एक अवार्ड से रिलेटेड था कि 32nd समर ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो, जैसे ही क्वेश्चन दिखा मुझे, अब इसमें टाइम नहीं दे रहा क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ना कोई स्टैटिक का क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको मैं हमेशा टाइम देता हूँ। मुझे दिखा भाई, ये ना क्या करते हैं, ये कोई सिटी बोलते हैं जब कि ये चीज यहाँ पे हुई तब वो गलत कर देते हैं। जब ये बोलते हैं ये थर्ड टाइम हो रहा है, फोर्थ टाइम हो रहा है, तब वो गलत कर देते हैं। मुझे इतना पता चल गया था इन्होंने ऑफिशियल मोटो भी गलत ही दिया होगा, जिस तरीके की यूपीएससी की लैंग्वेज है, ठीक है। बट वही बात है कि ऐसे क्वेश्चन उस प्रेशर में करना बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूंगा कि नहीं पता हो ना तो छोड़ दो। बट ऐसी जो स्टेटमेंट है, जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 है कि स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, सर्फिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, कराटे हो गया, बेसबॉल हो गया, ये सब इंक्लूडेड है ओलंपिक्स में, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोला सिर्फ यही इंक्लूडेड है, ये नहीं बोला कि इसी साल इंक्लूड करे गए हैं, ये बोला सिंपली इंक्लूडेड है। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो बहुत सिंपल होती है वो जनरली करेक्ट होती है। अब मुझे पहले के बारे में अगर नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि सेकंड तो करेक्ट है, ठीक है। अब वही है पहले वाले की, जो है वो, अगर आप यूपीएससी को जानते हो तो आपको पता होगा वो ऐसी चीजें गलत देते हैं कि मोटो ये है, इस जगह ये चीज हुई है, पहली बार ये चीज ऐसी हुई है, ऐसी चीजें वो गलत देते हैं। तो वही हुआ, ये गलत किया उन्होंने। इसका जो एक्चुअल मोटो था वो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशंस। ओके, तो सेकंड जो है वो करेक्ट है, ठीक है। बट ठीक है, ये क्वेश्चन हार्ड था तो इसमें इतनी लोड नहीं लेनी आपको। बस एक चीज याद रखना कि अब से अवार्ड भी थोड़े से देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। क्यों? अगर एक बार बेटा पूछ लिया ना 2021 के पेपर में, तो हो सकता है 2026 में भी बना दे। ये घुमा देते हैं पूरा। आप जब पढ़ोगे बाकी सारी चीजें तो ये अवार्ड पूछ लेंगे, जब आप अवार्ड पूछोगे तो ये कुछ और पूछ लेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है। जो चीज आपके लिए न्यू है बाकियों के लिए भी न्यू है, उसके लिए आप परेशान मत होइए। आप भी उसी अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करेंगे जिससे बाकी कर रहे हैं, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, और ये वो क्वेश्चन था जो एप्टीट्यूड से आप सिंपली सॉल्व करके आगे बढ़ जाते, ठीक है। 10 सेकंड दे रहा हूं, थोड़ा सोचो, उस एप्टीट्यूड को लगाने की कोशिश करो, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। चलिए। चलिए देखो, द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वॉन। वाह। एक बात सोचो, अगर इतना ही सिंपल होता, जो आप यूजुअली क्या करते हो, गली क्रिकेट खेलते हो, भाई 5 मैच की सीरीज है, जो ज्यादा जीता वही चैंपियन है। अगर ऐसा हुआ होता जैसा नॉर्मली होता है, तो क्या ये क्वेश्चन बनाते? अपने दिमाग में पहला क्वेश्चन पूछते अपने आप से, ठीक है, कि अगर मैचेस के दम पे ही कि किसने कितने मैचेस जीते उसी दम पर फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया गया है, जो नॉर्मली होता है, तो यूपीएससी क्वेश्चन बनाता ही क्यों? समझे इस चीज को? तो ऐसा नहीं था, ठीक है। ये किसके लिए, मतलब कि किस पर बेस्ड था, ये था पॉइंट पीसीटी पर, पॉइंट परसेंटेज तेज सिस्टम, इस पर बेस्ड था।
अब सेकंड स्टेटमेंट भी देखो, उन्होंने आपको पहली स्टेटमेंट को सही दिखाने के लिए सेकंड स्टेटमेंट बोल दी, न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड, और यहां पर वो खत्म कर देते उसको। पर उन्होंने आपको बोला नहीं, हम तो आपको बिकॉज बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहली वाली स्टेटमेंट को सही भी तो दिखाना है, बिकॉज इट वॉन मोर मैचेस देन इंग्लैंड। फिर आप सोचते अच्छा, ज्यादा मैचेस जीता है, हाँ इधर भी वही लिखा है, सही है। नहीं, पॉइंट परसेंटेज सिस्टम था। और मैंने आपको बताया सेकंड स्टेटमेंट आप वैसे ही समझ जाते जब उन्होंने बिकॉज लगा दिया। जब वो किसी भी चीज को एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, आप समझ जाओ वो आपके साथ खेल रहे हैं। ठीक है, नीदर वन नीदर टू जो है इसका राइट आंसर था। ठीक है, इसी के साथ हमारे 2021 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो कंप्लीट होता है, और 2014 से 2021 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी आप याद रखना, रोज शाम को 7 बजे मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स अपलोड करता हूँ, आप वो जाके देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आज से मैं उसमें एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।